नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का जो मैंने विषय लिया है वो लिया है प्रश्न कुंडली पर। सामान्यतः कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब एक ज्योतिषी के लिए देना जन्म कुंडली से मुश्किल होता है, क्योंकि जन्म कुंडली में कुछ घटनाओं का, जैसे किसी का कोई सामान चोरी हो गया है तो वो कहाँ पर है, कैसा है, ये जानना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। ऐसे यदि किसी को चोट लग गई है तो वो ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, कितना समय लगेगा, उसका भी जवाब देना जन्म कुंडली से मुश्किल होता है। या कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं जो जन्म कुंडली में, मान लीजिए आपकी कोई योग बने हैं, कोई दुर्योग बने हैं, और आपने जब आपका जन्म हुआ था या समय के साथ आपने परामर्श लिया और आपको कोई उसके लिए उपाय बताए गए, आपने उन उपायों को किया और उन उपायों के बाद आपको लगता है कि क्या मेरी जो समस्या थी उसमें कोई कमी आई है या नहीं आई है। जैसे मान लिया किसी के विवाह के योग खराब दिख रहे हैं कि वैवाहिक सुख उसका गड़बड़ होगा, तो अब वो गड़बड़ किसी तरह से हो सकता है, उसके कई आयाम हो सकते हैं। तो आपने उसके लिए अपना प्रयास किया, अपने कर्मों में सुधार किया, कुछ दान किए, कुछ उपाय किए, तो उसके बाद क्या आपके जीवन में सुधार आया कि नहीं आया, तो ये जानने का भी एक तरीका प्रश्न कुंडली है। प्रश्न कुंडली में जो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जन्म कुंडली से देना उत्तर मुश्किल है वो भी, और कुछ ऐसे सवाल हैं जो जन्म कुंडली में निहित जो दोष दुर्योग हैं उनको आगे उनकी स्थिति क्या है उसको भी समझने का है। अब यहाँ पर जब प्रश्न कुंडली की बात है तो प्रश्न का मतलब ही होता है कि सवाल, यानी सवाल कब आपसे पूछा गया, वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी जब आप ज्योतिषी के पास कोई अपना प्रश्न लेकर जाता है तो वो उस समय की उसकी मानसिक स्थिति का दर्पण होता है। तो उस समय जो चंद्रमा की स्थिति है, उस समय का जो हो रहा है, क्योंकि ये होरा शास्त्र है, तो होरा का मतलब है ग्रहों की उस पर्टिकुलर समय पर जो कंडीशन है, तो उसमें होरा स्वामी को भी देखा जाता है। इसके अलावा प्रश्नों का एक दायरा होता है। अब जन्म कुंडली में अगर हम बात करें कि चौथे घर की, तो चौथा घर सुख का है, चौथा घर माँ का है, चौथा घर आपके वाहन का है, चौथा घर आपके आवासीय भवन का है। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो चौथा घर आपका कार्यालय है। तो हो सकता है कि किसी की व्यक्ति का प्रश्न चौथे घर से हो, लेकिन वो अपने ऑफिस की बात पूछ रहा हो, अपने माँ के बारे में पूछ रहा हो, वाहन के बारे में। तो अलग अलग सवालों के अलग अलग क्षेत्र आयाम होते हैं। तो पहला तो महत्वपूर्ण है कि आपसे माफ करिएगा पहला तो जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि आपसे सवाल पूछा किस चीज़ का गया है। दूसरा ये है कि सवाल पूछा कब गया है। तीसरा है सवाल किस क्षेत्र से संबंधित है। अब इनके बाद बारी आती है जो सबसे मुख्य होता है प्रश्न कुंडली का जो रहस्य, वो है कि सवाल पूछा कैसे गया है। यानी कि एक व्यक्ति का सवाल ये हो सकता है कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी, और दूसरे का सवाल ये हो सकता है क्या मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। एक ही समय में दो व्यक्ति आपसे अलग अलग सवाल कर रहे हैं, दोनों की कुंडलियां एक ही बनेंगी, और हो सकता है कि जो कुंडली के योग हैं वो बता रहे हों कि उत्तर हाँ है। तो अब हाँ है तो जिसने पूछा क्या मुझे नौकरी मिलेगी, तो उसका भी उत्तर यही होगा कि हाँ नौकरी मिलेगी। और जिसका प्रश्न ये है कि क्या मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो भी उत्तर यही होगा कि हाँ नौकरी नहीं मिलेगी। अब इसमें ये हाँ और नहीं का मतलब है कि जो प्रश्न कुंडली है वो किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति को दर्शाती है, उसके कर्मों की दिशा और दशा दर्शाती है। यानी कि यहाँ पर सवाल की जो भाषा है वो महत्वपूर्ण है। तो यदि आप किसी ज्योतिषी को कोई अप्रोच कर रहे हैं तो आप अपने सवाल को पहले किसी पेपर पर लिख लीजिए या टाइप कर लीजिए। और यदि आप ज्योतिषी होकर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप जातक से बोलिए कि आप अपना सवाल मुझे लिखित रूप में दीजिए, जिससे कि आपको भाषा को समझने में आसान हो, क्योंकि बातचीत में आपके सवाल स्पष्ट नहीं हो सकते। ऐसे ही मान लिया किसी को का कोई सामान चोरी हो गया है और उसने आपसे पूछा कि मेरा ये सामान था, मैं रास्ते में आ रहा था, ये कहीं गिर गया। अब उसने बोला कि गिर गया। हो सकता है उसके मन में ये सवाल हो कि वो उसका सामान चोरी हो गया है, लेकिन वो आपसे ये नहीं कहना चाहता कि मेरा सामान चोरी हुआ है, वो ये बोल रहा है कि मेरा सामान गिर गया है। अब आपने प्रश्न कुंडली बनाई तो आपने देखा कि जो हो रहा है, जो चंद्रमा है, उसका संबंध और लग्नेश का संबंध कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव के बजाय द्वादश भाव से बन रहा है। तो द्वादश भाव बताता है चोरी हुई चीज़ को, जो चीज़ किसी ने चुरा ली हो, हटा ली हो। और अष्टम भाव बताता है कि जो चीज़ कहीं आपसे गलती से इधर उधर हो गई हो सकता है कि आपने गलती से ही इधर उधर रखा हो, फिर बाद में किसी गलत आदमी के हाथ लग गई हो। लेकिन सवाल का जो उत्तर है वो आपका कहीं ना कहीं कार्यभाव से मिलना चाहिए, और उसी से प्रश्न भी मिलेगा, तभी तो उत्तर एक तरफ जाएगा। तो अब ये समझना पड़ता है कि आपका सवाल कैसा है और उस सवाल के लिए हमें देखना क्या है।
अब जैसे मान लीजिए किसी का सवाल हुआ कि क्या मेरा रोग ठीक होगा कि नहीं होगा, तो जब हम बात रोग की कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जो इलाज है उसको हम दशम भाव से देखते हैं, यानी जो चिकित्सक है वो तो लग्न हो गया। यानी आपने पूछा कि मैं जो इलाज करा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, तो अब आपने पूछा है कि इलाज जो करा रहा हूँ ठीक है कि नहीं, तो यानी कि आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो चिकित्सक जो होगा आपका लग्न हो गया, जो आपका रोग है वो सप्तम भाव हो गया, और जो चिकित्सा का लाभ होगा यानी जो सुख मिलेगा उससे वो चतुर्थ भाव हो गया, और जो चिकित्सा की प्रक्रिया है वो आपका दशम भाव हो गया। तो यानी अगर आप ये पूछेंगे कि मेरा डॉक्टर सही है कि नहीं, तो मुझे देखना पड़ेगा लग्न। अगर आपने पूछा कि मुझे रोग से लाभ होगा कि नहीं होगा, तो मुझे देखना पड़ेगा चतुर्थ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एलोपैथी कराऊं, आयुर्वेदिक कराऊं, होम्योपैथी कराऊं, तो मुझे देखना होगा दशम। और अगर आपने पूछा कि मेरा रोग, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो बिगड़ा हुआ है, अच्छा है, कंट्रोल में है, तो हमें देखना होगा सप्तम। ऐसे ही आपने पूछा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, तो जब गाड़ी चोरी हो गई है तो हमें देखना पड़ेगा भाव कौन सा है, चतुर्थ। और गाड़ी का कारक कौन है, शुक्र, तो हमें शुक्र और चतुर्थ भाव की स्थिति देखनी होगी। ठीक इसी प्रकार अगर आपने बोला कि मेरा धन चोरी हो गया है, तो मुझे देखना पड़ेगा दूसरा भाव, क्योंकि वो दूसरा भाव धन का है और उसके कारक हैं गुरु। अगर आपने बोला कि मेरे आभूषण चोरी हो गए हैं, तो उसके कारक हैं गुरु। यदि किसी का सवाल ये है कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का भाव है तीसरा और उसके कारक हैं बुध। अगर किसी ने बोला कि मेरा कोई बहुत कीमती वस्तु थी जो आप लिखने में यूज़ करते हैं, पेन हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, हो सकता है, तो जो लिखने की चीज़ है, बहुत से लोग कीमती वस्तुएं रखते हैं पेन के रूप में, तो अगर आप पेन की जानकारी चाहते हैं तो पेन के कारक है गुरु और लिखने का जो भाव है वो है तीसरा। ऐसे ही आपने पूछा मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, तो क्या वो तबीयत ठीक होगी कि नहीं, तो पिताजी का भाव है आपका नवम और पिताजी के कारक हैं सूर्य। तो यहाँ पर एक ज्योतिषी को जब प्रश्न कुंडली का वो प्रयोग कर रहा है, तो उसको कार्यभाव क्या है, यानी सवाल का संबंध किस भाव से है, उस भाव का कारक कौन है, और उसके साथ साथ चंद्रमा की स्थिति, होरा की स्थिति, उस जिस भाव से संबंधित प्रश्न है उसके भावेश की स्थिति, और जिस प्रश्न से संबंधित कारक की स्थिति, इन सबको जानना जरूरी है। अब ये कहने में तो इतना लंबा लग रहा है, लेकिन आप प्रश्न कुंडली से जवाब 2 से 3 मिनट में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, अगर आपने ये समझ लिया कि प्रश्न किस भाव से है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है कि जातक ने सवाल कुछ और किया हो, लेकिन उसके मन में, जैसे एक व्यक्ति आए हमारे पास, वो पूछने लगे कि उनका स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा। अब स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा, उसके पीछे उनके कुछ उद्देश्य दूसरे हो सकते हैं। तो अगर मैं स्थानांतरण की बात करूं तो मुझे तीसरा भाव देखना होगा, लेकिन यदि उनके मन में उससे भी जुड़ा कोई दूसरा और सवाल है जो उनका मुख्य सवाल है, यानी जैसे कई लोग आते हैं बोलते हैं कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। अब वो सवाल तो मुझसे शादी का कर रहे हैं, लेकिन उनका संबंध अपनी प्रेमिका से या प्रेमी से है कि वो क्या उनकी शादी उस प्रेमी या प्रेमिका से होगी कि नहीं होगी। तो जब मैं उस समय की लग्न को प्रश्न कुंडली बनाऊंगा, तो उस समय संबंध मुझे सप्तम भाव की बजाय प्रगाढ़ संबंध पंचम से मिलेगा, क्योंकि पंचम प्रेम का भाव है। और उसका कारक, अगर प्रेम की बात करें तो प्रेम के कारक स्त्री के लिए मंगल और पुरुष के लिए शुक्र होते हैं, और बुध मित्रता के कारक हैं। तो यदि इनका बुध का संबंध, मंगल का संबंध, शुक्र का संबंध पंचम से बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक के मन में जो प्रश्न है एक्चुअल में, वो उसका अपनी प्रेमी या प्रेमिका से विवाह होगा कि नहीं, इससे संबंधित है। विवाह होगा कि नहीं वो अलग बात है, विवाह का लिए हम देखेंगे सप्तम भाव। अब मान लीजिए किसी को संतान होगी कि नहीं होगी, अब उसने पूछा क्या मुझे संतान होगी, तो हमें देखना पड़ेगा पंचम भाव और उसके कारक संतान के हैं गुरु। अब अगर किसी ने पूछा कि मेरे को पुत्र संतान होगा कि नहीं होगा, तो पुत्र संतान यानी कुल उन्नति के कारक है केतु, तो हमें केतु को ध्यान देना पड़ेगा, पंचम भाव को ध्यान देना पड़ेगा और गुरु को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि संतान के मुख्य कारक गुरु ही होते हैं। ऐसे ही अगर आपने मान लिया पूछा कि मेरा सामान चोरी हुआ, वो चोर कौन है, तो अब चोर कौन है, तो चोर के लिए हम देखेंगे सातवां भाव, यानी सातवें भाव में जो सामान उठाने वाला होता है, हटाने वाला होता है, वो होता है। और सामान उस समय किस स्थिति में है, उसके लिए हम स्थिति में चतुर्थ भाव देखते हैं। तो अब अगर चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा है और सप्तम भाव से संबंध बन रहा है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जातक का जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, यानी उसने जो सवाल पूछा है वो जेन्युइन सवाल पूछा है। इसके बाद बारी आती है कि जब हम प्रश्न कुंडली बनाएं तो कि जो सवाल जेन्युइन है या नहीं है, उसको जांचने के तरीके क्या होते हैं। पहला तो सवाल है, जो पहला मुख्य जो सिद्धांत मैंने समझा है, कि जब ग्रह लग्न में या कार्यभाव में या जो कारक है और होरा स्वामी है, इन चारों में से वक्री ग्रहों का संबंध बन रहा हो, यानी होरा स्वामी ही वक्री हो, लग्नेश वक्री हो, लग्न में वक्री ग्रह हो,
और जो कार्यभाव है उसमें वक्री ग्रह हो या कार्येश वक्री हो, तो इसका मतलब है कि वो सवाल अभी दुविधापूर्ण है, यानी स्थितियों की पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी ये सवाल दोबारा आएगा। यानी कि सवाल लगभग कह सकते हैं ना में है, लेकिन ना बोलने से अच्छा है कि एक ज्योतिषी को कहना चाहिए कि भाई ये सवाल का उत्तर देने का उचित समय नहीं है, जब तक उस जगह से वक्री ग्रहों का संबंध न हट जाए। इसके अलावा दूसरा ये होता है, कभी कभी आपकी ट्रायल के लिए लोग आपसे सवाल पूछते हैं, तो जो ट्रायल का सवाल होता है उसको समझने का तरीका है कि जो प्रश्न कुंडली है उसकी नवमांश कुंडली को देखिए, और नवमांश कुंडली में जो लग्न में ग्रह है या जो लग्न में राशि है, प्लस जो सप्तम भाव में ग्रह है और जो सप्तम भाव की राशि है, अथवा जो लग्न का ग्रह है उसकी जो राशियाँ हैं, या सप्तम का ग्रह है जो उसकी राशियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं जातक की जन्म कुंडली में लग्न में होनी चाहिए। लग्न के त्रिकोण में वो ग्रह या तो होगा या उस ग्रह की राशियाँ होंगी। ये 1, 5, 9 भाव में अगर संबंध बना रहा है तब ये सवाल पूछने वाला एक जायज़ व्यक्ति है और उसका जायज़ सवाल है, अन्यथा आप वहाँ पर भी मना कर सकते हैं कि ये सवाल के उत्तर देने का उचित समय नहीं है। तो ये तो हो गया सवाल को हम समझें कैसे। सवाल की भाषा को समझना ज़रूरी है, सवाल के भाव को समझना ज़रूरी है, सवाल के भाव के कारक को समझना ज़रूरी है, और होरा स्वामी और चंद्रमा की स्थिति ये सब दर्शाती है। एक सामान्य सिद्धांत ये है कि जितने भी आपके योग दुर्योग या जो आकलन की विधियां हैं लग्न कुंडली पे लगती हैं, वो सारी प्रश्न कुंडली पे भी होती हैं, लेकिन जो त्वरित आंसर है हाँ या ना में जवाब देना, मिलेगा या नहीं मिलेगा, होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं जो ग्रहों की अंशात्मक संबंध है। यानी कि हमने बात की किसकी, लग्नेश की, इसके बाद हमने बात की होरा स्वामी की, कारक की, और भाव के स्वामी यानी कार्येश की। तो ये जो 4 ग्रह हैं, अगर इन 4 ग्रहों में जो सबसे तीव्रगामी ग्रह है वो सबसे पीछे हो, या कोई इन चारों का जो तीव्रगामी ग्रह है वो पीछे हो और मंदगामी ग्रह आगे हों, तो यानी क्या है, ये जो तीव्रगामी ग्रह है ये अब समय के साथ मंदगामी ग्रह को मिल जाएगा। तो ये दर्शाता है कि स्थितियों का उत्तर हाँ में आने की संभावना ज़्यादा है। अगर इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि तीव्रगामी ग्रह आगे निकल गए हैं और मंदगामी ग्रह पीछे हैं, तो ये बता रहा है कि जो सवाल का उत्तर है वो ना होगा। अब अगर उसने सवाल पूछा काम होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। अगर उसने पूछा काम हो जाएगा, तो भी उत्तर होगा हाँ हो जाएगा। सवाल की भाषा के अनुसार ये जो हाँ और ना है आपको उसमें ऐड ऑन करना है। तो ये तो त्वरित हो गया, आपने तुरंत देखा फटाफट कि कार्यभाव, कार्येश, होरा, लग्न, लग्नेश का संबंध कैसा है। अगर अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि 99 लोग अष्टमेश को, अब किसी ने पूछा कि उसके किसी रिश्तेदार को या किसी उसको जो है चोट लग गई है या वो बहुत बीमार है, तो वो क्या ठीक हो पाएगा कि नहीं। अब सामान्यतः अगर हम शनि की दृष्टि लग्न पर माने या अष्टमेश की दृष्टि लग्न पर होती है, तो ये होता है कि नहीं, योग सामान्य लग्न कुंडली के लिए अलग है। लेकिन जब बात ऐसे चोट चपेट की आ रही है, किसी की आयु का प्रश्न है, तो आयु का सवाल 8वें भाव से होता है, और 8वें भाव के जो कारक होते हैं वो शनि होते हैं, और 8वें का स्वामी अष्टमेश कहलाता है। वही अष्टमेश जब सामान्य कुंडली में लगने से संबंध बनाएगा तो उत्तर नकारात्मक होता है, यानी परेशानी दिखाता है। लेकिन अगर आयु संबंधी सवाल हैं, किसी के खो जाने वाली चीज़ से संबंधित सवाल हैं, उस संबंध में यदि अष्टमेश लग्न से में बैठ जाए, लग्नेश के साथ युत हो जाए, लग्नेश को देख ले, तो ये पूरी संभावना बताता है कि आपका जो रिश्तेदार है वो उसको स्वास्थ्य लाभ होगा, या जो आपका सामान गुम हो गया है, गिर गया है, वो मिल जाएगा। इसके साथ अगर कहीं कारक ने भी संबंध बना लिया तो इसकी संभावना डबल हो जाती है। अगर कारक, लग्नेश, कार्येश और होरा स्वामी ये सब एक साथ संबंध बना लें तो 100% समझिए कि आपका उत्तर हाँ में है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है ये महत्वपूर्ण है, होगा कि नहीं तो नहीं होगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, ये सवाल के भाषा पर निर्धारित करता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्रश्न कुंडली को आकलन कैसे करें। तो हम यहाँ पर एक एक प्रश्न कुंडली लेंगे और जिसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि इसका आकलन का जो परिणाम है उस पर हम कैसे पहुँचें। यानी अगर आप ज्योतिषी होकर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उस सिद्धांत को अपना सकते हैं, और यदि आपको ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी है तो भी आप अपने ही सामान की प्रश्न कुंडली स्वयं बनाकर भी देख सकते हैं। वैसे सामान्यतः प्रश्न कुंडली का विश्लेषण किसी अन्य व्यक्ति से कराने में ही भलाई है। हो सकता है वो आपका कोई परिजनी क्यों ना हो, आप उससे बोलिए कुंडली बना के देखो, लेकिन प्रश्न में ऐसी कोई बाध्यता नहीं। हाँ, लग्न कुंडली का विश्लेषण स्वयं से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जातक मानसिक रूप से अपने फेवर में चीज़ों को सोचने का प्रयास करता है, तो जो योग दुर्योग है उनको वो समझने में कहीं भूल कर सकता है। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि पहली जो प्रश्न कुंडली है वो है ट्रेडिंग से संबंधित।
अगर किसी का सवाल है कि क्या मुझे इस ट्रेड के लिए जाना चाहिए कि नहीं, तो ट्रेडिंग का जो भाव होता है वो होता है पंचम भाव। अष्टम भाव को भी ट्रेडिंग से जोड़ा जाता है, जहाँ पर सट्टेबाजी की बात होती है, यानी जब आप बड़ा दांव खेलते हैं तो अष्टम भाव होता है। तो यहाँ पर एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश थी कि क्या हमको ये दांव खेलना चाहिए कि नहीं। तो उस समय के अनुसार जब ये कुंडली बनाई गई तो कुंडली में जो अष्टम भाव है वहाँ पे कन्या राशि थी। कन्या राशि बुध की राशि होती है। अब यहाँ पर जब ट्रेडिंग की बात हो रही है तो हमें समझना पड़ेगा, कार्यभाव तो हमने देख लिया अष्टम। अब अष्टम भाव का जो स्वामी है वो बुध होता है और ट्रेडिंग का भी कारक बुध होता है। व्यापार संबंधी जो त्वरित निर्णय होते हैं उनको हम कमीशन, सट्टा, इन सब चीज़ों को हम बुध से देखते हैं। बुध मित्र के भी है। जो सवाल ये था कि जो उसका मित्र है उसके सहयोग से क्या उसे ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर जब ट्रेडिंग की बात आई तो हमने अष्टम भाव देखा। अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश यानी ये हो गए कार्यस्थ बुध हो गए। उसके बाद हमने ये भी हो सकता है ये ट्रेडिंग की बजाय नॉर्मल ट्रेडिंग हो, जुआ ना हो, तो ये हमने पंचम भाव को भी ध्यान में रखा। अब यहाँ पर मित्र का जो भाव होता है, पड़ोसी का भाव होता है, सहकर्मी का भाव होता है, ये अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि ये व्यक्ति है जिसके बारे में सवाल पूछा गया था वो अपने सहकर्मी के साथ, जो कि कभी उसका सहकर्मी रहा होगा, उसकी बात कर रहा था कि क्या उसके साथ ये काम करना चाहिए कि नहीं। तो सहकर्मी का भाव जो होता है वो छठा होता है। आपके जो साथ सहयोग में काम करते हैं, आपके मददगार होते हैं, वो छठा भाव है। तो यहाँ पर देखिए अष्टमेश बुध छठे भाव में गए हैं। तो पहला तो हो गया कि कार्येश का संबंध छठे भाव से हो रहा है, यानी कि प्रश्न जेन्युइन दिख रहा है। इसके बाद जो ट्रेडिंग का एक दूसरा भाव होता है जो त्वरित निर्णय का होता है, वो तीसरा भाव भी लिया जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो अब यहाँ पर तीसरा भाव, पांचवा भाव और आठवां भाव, इन तीन भावों का संबंध में जिससे प्रगाढ़ संबंध होगा, हम कह सकते हैं कि सवाल का दायरा कहीं ना कहीं वहाँ पर सीमित होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका तीसरा भाव है, तीसरे भाव में चंद्रमा, राहु और गुरु की युति है। और अगर हम देखिए इस समय जो होरा स्वामी हैं, यहाँ पर जो कार्येश है यानी बुध है, बुध से जो लग्न है, लग्न कुंभ राशि का है और वहाँ पर उच्च के शनि है। तो अब कुंभ राशि में लग्नेश बली है, तो लग्नेश तो बली है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कार्येश है वो लग्न से छठे में गया हुआ है, यानी कि लग्ने इस समय बुध बली है। यानी कि कह सकते हैं कि जातक के ऊपर जिससे संबंधित सवाल है कि इसके साथ मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, वो बली है, यानी उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि बुध छठवें में अपनी राशि के उच्च माने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध छठे भाव में है, जो कि उनका खुद का कारक भाव होता है, और मित्र होने के नाते बुध स्वयं उस भाव में है, यानी कि लेकिन ये लग्न से छठे, यानी ये व्यक्ति से छठे हैं। तो व्यक्ति से छठे रोग का भाव होता है, शत्रुता का भाव होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि संभावना ये बन रही है कि ये निर्णय नकारात्मक होगा। राहु लग्नेश से संबंध बना रहे हैं क्योंकि कुंभ राशि है, तो एक हिसाब से लग्नेश का कारक से जुड़ना ठीक है, लेकिन यहाँ जो भावेश यानी कार्येश बुध हैं और जो होरा स्वामी पर शत्रु हैं, 4 और 10 का संबंध बन रहा है। तो ये एक प्रकार का जो कह सकते हैं कि किसी निर्णय आने के लिए थोड़ा सा नकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो गुरु और राहु की युति धोखे का एक इशारा कर रही है, क्योंकि मित्र के भाव में, और ये व्यक्ति मित्र है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, अपने मित्र से के साथ काम करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अष्टमेश का अपने लग्न से छठे जाना, यानी कार्येश का छठे जाना नकारात्मक योग। यहाँ पर देखिए कार्यभाव से कार्येश का छठे जाना, लग्न से छठे जाना, ये नकारात्मक। इसके बाद जो होरा स्वामी है उसके साथ गुरु की, और उसी होरा स्वामी में चंद्रमा भी हैं, यानी कह सकते हैं कि यहाँ जो शेयर ट्रेडिंग है या जो भी है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का सवाल कि क्या उसको मित्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि तीसरा भाव कॉन्ट्रैक्ट का है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट यानी जो एग्रीमेंट आपका मित्र आपसे कर रहा है, क्या वो एग्रीमेंट सफल होगा कि नहीं होगा। जैसे व्यक्ति से उसके जब बाद में हमने उसको मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो उस क्षेत्र में उतरे और उन्होंने उसमें नुकसान उठाया। जब मैंने उनसे पलट के पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने इसलिए उस क्षेत्र में कदम रखा कि मेरे मित्र ने बोला था कि मैं अगर आपका कोई नुकसान होगा तो मैं उसमें 50% का हिस्सेदार रहूँगा, फ़ायदा होगा तो भी 50%, यानी ये उनका एग्रीमेंट था। लेकिन बाद में उनका सहयोगी उस चीज़ से मुकर गया। वो बोला कि ठीक है, समय के साथ जब भविष्य में बात आएगी तो मैं इस नुकसान को भरपाई करने का प्रयास करूँगा। यानी कि यहाँ पर जो कुंडली दिखा रही थी वो दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट है वो प्रॉब्लमेटिक है। पहली बात तो अष्टमेश का लग्न से छठे जाना प्रॉब्लमेटिक।
एग्रीमेंट भाव में राहु चंद्रमा और कारक की युति होना वो भी प्रॉब्लमेटिक। तो ये उत्तर ना में था, लेकिन अब ज्योतिष का काम है ना बोलना। अब आप उसको करेंगे कि नहीं करेंगे ये आपकी मर्जी है। इसके बाद अगर हम देखें कि जो सुख का भाव होता है, यानी कि जो परिणाम होगा, अंतिम परिणाम क्या होगा, तो चतुर्थ भाव से हम देख सकते हैं। अब पहले तो हमारा सवाल था कि हमको हाँ या ना, जब तो मेरा जवाब है कि ना, अभी ये स्थिति अच्छी नहीं दर्शा रही है। लेकिन अब मान लिया जब उसके साथ वो आगे बढ़ गया, फिर मुझे समय मिला तो मैंने देखा भाई और विश्लेषण करके देखते हैं। तो अगर हम आप देखिए तो यहाँ पर जो सुख भाव है वहाँ पर आ रही है शुक्र की राशि, और शुक्र अपने शत्रु मंगल के साथ सप्तम भाव में है, यानी ये मारक भाव है। अगर सवाल सप्तम से होता तो मंगल की दृष्टि का जाना शुभ था, अगर सवाल सप्तम भाव का होता तो शुक्र का दृष्टि जाना शुभ था। लेकिन यहाँ सवाल तृतीय भाव से था और छठे भाव से था और अष्टम भाव से जुड़ा हुआ था। तो इन तीनों भावों से अगर देखा जाए तो जो शुक्र का संबंध लग्न से बनना, ये मारक भाव है, सप्तम भाव को मारक बोला जाता है। तो यह योग भी नकारात्मक है, यानी ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति आगे कदम बढ़ाएगा तो नुकसान होने की संभावना अधिक है, यानी उसका सुख कहीं ना कहीं बाधित होगा, क्योंकि शुक्र मंगल और शनि का जो दोनों आपस में शत्रु हैं। अब यहाँ देखें ट्रेडिंग के कारक कौन है, तो ट्रेडिंग के कारक बुध होते हैं और बुध के मंगल शत्रु हैं। तो शत्रु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, लग्नेश के शत्रु मंगल शत्रु हैं, उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। जो लग्नेश शनि है उस पर भी शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, उनका भी संबंध उससे अच्छा नहीं है। हाँ, बुध का शनि का संबंध अच्छा माना जाता है, लेकिन बाकी जो लग्नेश से संबंध वो नकारात्मक थे, यानी ये सवाल कहीं ना कहीं नकारात्मक है। और ये जो अगली कुंडली है ये है स्थानांतर से संबंधित। अब इसमें ये सवाल मुझसे 27 मई 2000 पर पूछा गया था, और उसमें ये था कि हम प्रयास कर रहे हैं क्या मेरा स्थानांतरण होगा। जब हम बात स्थानांतरण की करते हैं तो स्थानांतरण के लिए जो भाव होता है वो तीसरा भाव होता है, और स्थानांतरण आपके फेवर में होगा कि नहीं उसके लिए हम चतुर्थ भाव देखते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है। यहाँ पर ध्यान रहे कि जब कभी भी हम बात कर रहे हैं कि संबंध और संबंध का प्रभाव, यानी उत्तर हाँ या ना में, तो लग्न, लग्नेश, कार्य, कार्येश, होरा स्वामी और चंद्रमा, इन सब का संबंध देखना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या इन सब का संबंध अष्टमेश से बन रहा है कि नहीं। आयु के सवाल को छोड़कर, बीमारी के सवाल को छोड़कर अष्टमेश का संबंध सामान्यतः नकारात्मक होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो कुंडली बन रही है वो बन रही है सिंह लग्न की। सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न में कोई ग्रह नहीं है, त्रिकोण में बुध है। तो बुध एक तीव्रगामी ग्रह है और त्रिकोण में है, तो ये नकारात्मक योग नहीं है। हाँ, बुध सूर्य के शत्रु हैं, वो अलग है। चंद्रमा भी लग्न के त्रिकोण में है। अब संबंध यहाँ तीसरे से हमें देखने के लिए कि तीसरे से संबंध है कि नहीं, तो हमें यह देखना होगा कि जो अष्टमेश है, क्योंकि अष्टम आपकी समस्या का कारक होता है, अष्टम भाव ही हमें यह बताता है कि आपका जो समस्या का मुख्य दायरा है वो कहाँ होगा। चंद्रमा का संबंध बताता है कि आपके मन में क्या चल रहा है और उसका कहाँ से संबंध बन रहा है। तो अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है वो धनु राशि का है। अब धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है, और गुरु इस दसम भाव में है। दसम भाव में गुरु सूर्य से अस्त हैं, यानी लग्नेश से अस्त हैं। वहीं पर शुक्र हैं जो कि कार्येश हैं, यानी तृतीय भाव के स्वामी हैं, वो भी सूर्य से अस्त हैं। सूर्य स्वयं लग्नेश हैं। तो अब यहाँ देखें तो चंद्रमा का सीधा संबंध तो तृतीय भाव से नहीं बन रहा है, लेकिन दसम भाव में तीनों ही चीज़ें, यानी चंद्रमा जिसके ग्रह की राशि में वो दसम भाव में, लग्नेश दसम भाव में, कार्येश दसम भाव में। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो दसम भाव है, यानी इन सब का संबंध जो बन रहा है वो कैसा है। तो यहाँ देखिए दसम भाव में मंगल ग्रह हैं, दसम भाव में सूर्य के साथ गुरु हैं। गुरु चंद्रमा के भी राशि अधिपति हैं और गुरु स्वयं अष्टमेश भी हैं, यानी मीन राशि अष्टम भाव में है। अब यहाँ पर एक हिसाब से तो अष्टमेश से इन सभी ग्रहों की युति यह बताती है कि सवाल का उत्तर कहीं ना कहीं नकारात्मक होगा। दूसरा कार्यभाव यहाँ तीसरा है, और जो सबसे मंदगामी ग्रह है वो है गुरु। उसके बाद अगले स्तर पे जो मंदगामी ग्रह आते हैं वो शनि। शनि सप्तम भाव में है। शनि अपनी उच्च राशि के हैं, दिग्बल में है, और ये विरोध की राशि है। शनि का संबंध यहाँ अष्टम से नहीं बन रहा है, शनि का संबंध यहाँ लग्न से सीधे दृष्टि से बन रहा है। और शनि अगर देखिए तो बुध पर, यानी जो भाग्य भाव है उस पर भी वो दृष्टि डाल रहा है।
तो शनि उच्च के होके दिग्बली होके भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि भाग्य भी सहयोग करने में विलंब करेगा। इसके अलावा अष्टमेश का संबंध लग्नेश से बन रहा है, कार्येश से बन रहा है, चंद्रमा के राशि अधिपति से बन रहा है, तो ये भी दर्शा रहा है कि अभी वहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या रहेगी। लग्न में शनि की दृष्टि आ रही है, तो ये भी दर्शा रहा है कि ये एक नकारात्मक योग दिखा रहा है पूरी तरह से, कि जातक का जो संभावना है वो स्थानांतरण ना होने की अधिक है। क्योंकि जातक का प्रश्न था कि स्थानांतरण मेरा हो जाएगा क्या, तो उन्होंने ये नहीं पूछा था कि मेरा स्थानांतरण नहीं होगा यार इस बार। तो उन्होंने जब नहीं होगा नहीं पूछा, उन्होंने सवाल किया था कि मेरा देख के बताओ कि स्थानांतरण होगा। तो मैंने ये जो योग बता रहे हैं वो बता रहे हैं उत्तर नहीं है, यानी स्थानांतरण नहीं होगा। तो इस प्रकार से कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि हो सकता है कि सीधे चंद्रमा का संबंध या होरा का संबंध, होरा स्वामी का संबंध भाव से ना बन रहा हो, लेकिन भावेश से, कार्येश से, लग्नेश से बन रहा हो, तो ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी हमने बताया कि जो जातक का सवाल होगा वो अगर जेन्युइन होगा तो जो जातक की प्रश्न कुंडली की नवमांश कुंडली है वो जातक का परिचय देगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ जो प्रश्न कुंडली का नवमांश है उसमें लग्न में सूर्य है। मान लिया हमें जातक का भी जन्मतिथि नहीं पता है या जातक ने मुझे अपनी जन्मतिथि नहीं बताई है, तो हमें एक जातक का परिचय देखना होगा, तो हमें उसकी नवमांश कुंडली से उसका परिचय दिख जाता है कि वो क्या है। इस प्रकार से आप समझिए कि स्थानांतरण के योग हम कैसे देखते हैं। अब सुख भाव की बात कर लें कि अभी ये तो उत्तर आ गया कि स्थानांतरण नहीं होगा। अब सुख भाव में भी देखिए तो वहाँ पर जो राशि आ रही है वो आ रही है स्थिर राशि है वृश्चिक, स्थिर राशि है वृश्चिक। षट पंचाशिका का जो योग होता है कि जहाँ पर स्थिर राशि आती है वहाँ पर स्थान लाभ होता है, यानी चीज़ें स्थिर रहती हैं। तो यानी कि जो सुख भाव है यथावत बना रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, सुख में कोई परिवर्तन आने की उम्मीद नहीं है। यानी स्थानांतरण जहाँ पर वो व्यक्ति कार्य कर रहा है वहीं पर वो कार्य करता रहेगा। अब ये कार्य कब तक करता रहेगा, यानी अब उसका अगला ये सवाल ये भी था, जब मैंने बताया कि नहीं होगा तो बोला अच्छा आप ये देख के बताओ कब होगा, क्योंकि ये सवाल लगातार 5 मिनट के अंतर पर आए तो ग्रहों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अब यहाँ कब होगा के लिए हमें ये देखना होगा कि वो वापस पुनः ये स्थितियाँ कब बनेंगी। तो यानी सवाल जो है अगर उसके हिसाब से देखें तो जो अगला योग बन रहा है वो बन रहा था जुलाई 2025। जुलाई 2025 के बाद ही जो प्रश्न कुंडली के योग बताते हैं कि स्थानांतरण की संभावना है, तब तक नहीं। जातक ने अभी पुनः प्रयास किया है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 10 दिन पहले आया था तो भी उसने यही सवाल किया था कि मैं प्रयास कर रहा हूँ क्या मेरा स्थानांतरण होगा कि नहीं। लेकिन जहाँ तक जो ज्योतिष ने मुझे मार्ग दिखाया उसके हिसाब से उसके अंतराल की उम्मीद अभी भी नहीं है। अब हम बात करते हैं जो तीसरी कुंडली है। ये एक जातिका का प्रश्न था कि उसने IVF करवाया है तो क्या वो सफल होगा कि नहीं। ध्यान रहे कि अगर संतान की बात होती तो पंचम, अगर बात होती कि उनको गर्भ ही नहीं टिक रहा है तो उसकी बात होती तो द्वितीय भाव, क्योंकि वहाँ से हम जो वीर्य होता है, जो अंडाणु होते हैं वो देखते हैं। उसको पति का सहयोग नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए तीसरा भाव देखेंगे। उसको जो प्रोग्रेस नहीं हो रही, नहीं जो वॉम्ब है यानी जब गर्भ में बच्चा यानी जब प्रथम माह पार हो जाए यदि वो प्रथम माह पार हो जाए यानी जब गर्भ का विकास शुरू होने लगे तो उसके लिए नवा भाव। और गर्भ में जो अंग है यानी जो गर्भाशय है उसके या यूटेरस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है सप्तम भाव। तो IVF में जब एम्ब्रायो इम्प्लांट होता है तो वो होता है आपके यूटेरस में। यानी जो IVF का सवाल है एम्ब्रायो इम्प्लांट करने के बाद सवाल आया था, तो यानी कहीं ना कहीं हमें यह देखना होगा कि क्या जो गर्भ है वो विकसित हो पाएगा यानी अपने यूटेरस से जुड़ पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये सवाल एम्ब्रायो इम्प्लांट के जस्ट 6 घंटे बाद का है। तो ये सवाल का भाव हो गया सप्तम। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो सप्तम भाव है वहाँ पर जो राशि आ रही है वो तुला राशि आ रही है। हम ये भी जानते हैं कि जो गर्भ प्रजनन अंग होते हैं उनके कारक भी शुक्र ही होते हैं, प्रजनन द्रव्य के भी कारक शुक्र होते हैं। तो संबंध यहाँ पर ठीक दिख रहा है, यानी सवाल का जो दायरा है वो सही है। संतान की बात हो रही तो गुरु यहाँ पर द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव में गुरु वक्री हैं। कारक का वक्री होना कहीं ना कहीं नकार, लेकिन ये क्योंकि एम्ब्रायो प्लांट हो चुका है तो अब यहाँ पर बात आती है बुध की, क्योंकि एम्ब्रायो का लाइनिंग से जुड़ना बुध का कार्य क्षेत्र है। जब बच्चा नाल से जुड़ता है तो वो बुध का कार्य क्षेत्र है।
तो अगर संतान की बात हो रही होती तो गुरु को देखते, लेकिन यहाँ पर हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें बुध की, यहाँ पर जो बुध हैं वो मकर राशि में गए हैं 10वें भाव में। अब यहाँ पर आप देखिए, जो 10वां भाव होता है वह चिकित्सा में मेथड का होता है। जो प्रोसेस आप अपनाते हैं इलाज में या किसी ट्रीटमेंट में, वो 10वां भाव से देखा जाता है। और वहाँ पर बुध की सूर्य से युति है और सूर्य 10वां भाव मतलब जो दिग्बल में बली हैं। तो ये सूर्य बली भाव में, यानी उस भाव में बली ग्रह हैं। बुध भी देखा जाए तो सूर्य और बुध की युति इस मामले में तो नकारात्मक, लेकिन क्योंकि ये कार्य भाव नहीं है, ये कारक का है, तो यानी कारक का संबंध अगर देखें तो अगर कार्य भाव की बात होती तो नकारात्मक होता, लेकिन यहाँ पर उसके साथ जो युति ग्रह है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पर मकर राशि है, मकर राशि का संबंध सूर्य से बनना कहीं ना कहीं दिखाता है कि यह एक बंधन का प्रॉब्लम, यानी कि उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। आप उसको कुछ भी उत्तर दे दीजिए, जहाँ तक एक बंधन में रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सवाल कहाँ से था, तो आप देखिए यहाँ चंद्रमा शनि की युति है एकादश भाव में। एकादश भाव इच्छा का भाव है, तो कहीं ना कहीं संतान की इच्छा का संबंध है। तो इच्छा भाव से चंद्रमा का जुड़ना, सवाल का भाव अलग हो गया, लेकिन सवाल किसी चीज़ को लेकर है, तो चंद्रमा यह दर्शाता है कि क्या अगर इच्छा भाव से कोई सवाल चंद्रमा जुड़ रहा है तो यह निश्चित दर्शाता है कि प्रश्न सही है, क्योंकि अगर इच्छा होगी तभी जातक प्रश्न पूछेगा। अगर यहाँ से नहीं जुड़ रहा है तो इसका मतलब है कि सवाल का तो कहीं ना कहीं कुछ दायरा अलग हो सकता है। तब यहाँ पर हमें होरा को, कार्यस को, लग्नेश को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर अब हम बात करते हैं लग्नेश का बल। तो लग्नेश अगर देखें तो मंगल होते हैं, और मंगल गए हुए हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव के मंगल कारक होते हैं। वहाँ पर बुध की राशि है जो कि एम्ब्रायो के यूट्रस से जुड़ने की संभावना दर्शाते हैं। तो कारक का जो लग्नेश है, लग्नेश का कारक भाव में जाना ये अच्छा दर्शाता है। इसके बाद लग्नेश का कार्य भाव यानी बुध कारक हैं, तो मंगल लग्नेश होके बुध को देख रहे हैं, तो ये भी एक संभावना दर्शा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो गुरु जो हैं, गुरु बुध के त्रिकोण में हैं, शुभ ग्रह का त्रिकोण में जुड़ना ये भी अच्छी बात दिखा रहा है। यहाँ पर जो द्वादश भाव है अस्पताल का भाव है, क्योंकि ये एम्ब्रायो पूरा इलाज से संबंधित है, हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित है, तो यहाँ पर वहाँ पर शुक्र और राहु हैं। यहाँ पर यह योग कुछ ना कुछ नकारात्मक दिखा रहा है, क्योंकि जो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, जहाँ पर कि इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर द्वादश भाव में राहु की युति हो रही है, और राहु दूसरी दृष्टि से लग्न को भी देखेंगे। तो यहाँ पर मामला 50-50 का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु का जुड़ना शुभ दिखा रहा है, कारक मंगल का जुड़ना शुभ दिखा, लग्नेश मंगल का जुड़ना कारक से वो भी शुभ दिखा रहा है। कार्येश का अपने, क्योंकि मकर राशि में बुध को बल मिलता है, तो उस भाव में जाना ये भी अच्छा दिखा रहा है। अष्टमेश जो होते हैं वो आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो अष्टमेश मंगल होते हैं और केतु होते हैं, तो यहाँ पर मंगल कारक हैं, तो हम कारक से ज़्यादा उनको हम बल देंगे कि वो अपना कारकत्व दिखाएं, यानी लग्नेश का बल दिखाएं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सवाल का आंसर 50-50 आ रहा है। अब जब कभी सवाल का आंसर 50-50 आता है तो ये एक ज्योतिषी के लिए बहुत दुविधा की बात होती है। उस समय ज्योतिषी को देखना चाहिए कि एक पंडित आर्यभूषण शुक्ला का सिद्धांत है घटना समय पद्धति। जब कभी ज्योतिषी के सामने कोई सवाल आता है तो उसके जो आगे पीछे घटनाएं घटी हैं वो भी कहीं ना कहीं ज्योतिषी की मदद करती हैं और सवालों का उत्तर देने में। तो उस दिन संयोग से मेरे सामने कई गर्भवती महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई। मैं किसी और कार्य से हॉस्पिटल गया हुआ था, वहाँ पर भी, जबकि वो अस्पताल गर्भवती महिलाओं का नहीं था, वो नेत्र चिकित्सालय था। इसके बाद मैं बैंक में गया था, बैंक में मैं अपने किसी अन्य कार्य से गया था, लेकिन वहाँ पर भी कोई गायनिक इश्यूज़ नहीं हो, लेकिन वहाँ पर भी मुझे गर्भवती महिलाएं मिली। इसके बाद मैं बस से यात्रा कर रहा था अपने गंतव्य, अपने कार्यस्थल की, तो वहाँ पर मुझे बस में भी ऐसी ही महिलाएं मिली, और सभी महिलाएं अपनी जगह से स्वस्थ थीं, और सभी का कह सकते हैं कि किसी को कोई चेहरे से कोई परेशानी, जब मैंने किसी से बात नहीं की, लेकिन जो उनके हाव भाव थे उनसे लग रहा था कि दे ऑल आर हैप्पी। तो ऐसे समय में उत्तर देने के लिए मैंने उस घटना समय पद्धति को मानते हुए इस प्रश्न का उत्तर हाँ दिया है। अब देखते हैं भविष्य में उसका उत्तर क्या होता है, हाँ या ना, ये तो ईश्वर की माया है। अब हम इसके बाद एक अगली कुंडली लेते हैं। ये अगली कुंडली है, किसी व्यक्ति ने पूछा था ये कि उसका कोई बहुमूल्य वस्तु 31 दिसंबर की पार्टी के दौरान गिर गई थी। अब पार्टी से लौटते समय रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका एक कान का बाला जो है गिर गया है।
अब वो कान का बाला गिर गया है तो तुरंत ये हुआ कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वस्तु मूल्यवान थी। तो जब हम सवाल की बात करें कि यानी गिर गया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो जहाँ गए थे वहाँ पर चोरी होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर थी। तो हम यहाँ पर अब क्योंकि वो चीज़ अंधेरे में है, लुप्त हो गई है, तो हमारे यहाँ कार्यभाव कौन सा बनेगा? अष्टम। लुप्त होने का भाव अष्टम है और भाग जाने का भाव, लेके भाग जाने का भाव, चोरी करके भाग जाने का भाव द्वादश है। अब यहाँ पर जो वस्तु मूल्यवान है तो उसका जो भाव हुआ वो हुआ दूसरा, और जो श्रण है उसके कारक होते हैं आपके गुरु। तो अब हम देखते हैं यहाँ जो दूसरा भाव है वहाँ पर केतु हैं। केतु वैसे भी किसी चीज़ की झंडा यानी परचम दर्शाते हैं, और केतु गुरु के मित्र भी हैं। वैसे तो इसके कारक होते हैं गुरु, तो यानी कन्या राशि है तो केतु के मित्र की राशि है, तो ये कहीं ना कहीं संबंध उससे दर्शा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें लग्न में, तो लग्न में चंद्रमा है, मंदी हैं और सिंह राशि है। मंदी जिस भाव में होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ विलंबन होता है, कुछ ना कुछ उहापोह होती है, कुछ ना कुछ टेंशन होता है, परेशानी होती है, यानी जातक निश्चित रूप से परेशान होगा। और वहाँ पर चंद्रमा का संबंध बना रहा है कि ये जातक का यानी जो सवाल पूछने वाला है वस्तु उसी से संबंधित है। अब यहाँ पर देखेंगे कि वस्तु की स्थिति क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी जो दुविधा होती है जब कोई सामान गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो क्या वस्तु वहीं पर है जहाँ पर थी या वो चल रही है। अगर मान लिया चोरी हो गया है और जो वस्तु की स्थिति दिखा रही है कि चलायमान है, इसका मतलब है वस्तु जिसके हाथ लगी है वो अपना स्थान बदल चुकी है। तो वस्तु की जो स्थिति होती है उसको हम देखते हैं चतुर्थ भाव से। तो यहाँ पर जो चतुर्थ भाव है वहाँ पर आ रही है राशिक वृश्चिक, और वहाँ पर शुक्र हैं, वहीं पर बुध हैं, और वहीं पर शुक्र और बुध हैं। यानी जो वस्तु की स्थिति की बात करें तो वहाँ पर राशि वृश्चिक आ रही है जो कि स्थिर राशि है। वहाँ पर जो ग्रह हैं वो शुक्र हैं और बुध हैं। बुध तो वैसे तीव्र गति के ग्रह हैं, शुक्र भी ग्रहों की गति में शनि और मंगल और गुरु से तीव्र गति के माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र सुख के कारक हैं, जल तत्व के कारक हैं, और अष्टम भाव भी जलीय राशि है, स्थिर राशि है। तो षट पंचाशिका का योग है कि अगर जिस भी कार्य भाव में अगर स्थिर राशि आए तो स्थान लाभ होता है, यानी जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहीं पर लाभ मिलेगा। हो सकता है उसकी ऊपर कोई और अगर मान लिया शनि आ गए या राहु का योग बन गया तो वो चीज़ और छुप जाएगी, लेकिन स्थिति वहीं पर रहेगी। तो यहाँ पर ये तो दर्शा रहा है स्थिर राशि का होने का मतलब कि कहीं ना कहीं स्थिति मतलब चीज़ स्थिर है, उसको स्थान लाभ मिल रहा है। लग्नेश सूर्य हैं। अब अगर हम लग्नेश सूर्य की बात करें तो लग्नेश सूर्य पंचम में गए हैं। पंचम में त्रिकोण में जाना ये शुभ है, यानी ये योग शुभ दिखा रहा है। वहाँ पर वो धनु राशि के हैं, यानी जो कारक गुरु हैं उन्हीं की राशि के हैं। वहाँ पर उनके साथ उनके मित्र मंगल हैं, तो नहीं लग्नेश शुभ योग में हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो गुरु हैं उसके कारक वो क्या है, तो देखिए गुरु नवम भाव में त्रिकोण में है। तो जब कारक की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, चंद्रमा पर पड़ रही है, और उसके बाद लग्नेश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश शुभ भाव में है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वस्तु मिल जाएगी। ये उत्तर हाँ में है। मैं अभी अंशों के आधार पर जो एक ताजक ज्योतिष का योग होता है इस्ताल और इशराफ योग, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, उसके लिए हम अगली किसी कुंडली में उस चीज़ को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये तीनों योग दिखा रहे हैं कि वस्तु एक तो स्थिर है, जहाँ पर है यानी जहाँ पर वस्तु गिरी होगी खोई होगी वस्तु वहीं पर है, आसपास ये मतलब चली नहीं है। क्योंकि बुध शुक्र हैं तो हो सकता है वस्तु थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन मतलब ओवरऑल वो स्थिर स्थिति में है। शुक्र बुध दोनों शुभ ग्रह हैं, यानी स्थिति उसकी अच्छी है। अगर यहीं पर शनि आ जाते, मंगल आ जाते, तो हो सकता है कि स्थिति मतलब हो सकता है वो म्यूटिलेटेड हो जाए। मान लिया आपका कोई कीमती वस्तु है, उस पर किसी ने पैर रख दिया, कोई सामान से दब गई, तो ये स्थिति ऐसे दर्शाती है। और क्योंकि लग्नेश का कार्येश का लग्न का संबंध बन रहा है, चंद्रमा का संबंध बन रहा है, तो यह भी दिखाता है कि ये जो है चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये भी देखिए कि गुरु जो कारक हैं वो तीव्रगामी ग्रह हैं, मंदगामी ग्रह हैं, वो पीछे हैं। चंद्रमा तीव्रगामी ग्रह हैं, वो लग्नेश से पीछे हैं। तो यानी अगर हम कहें तो लग्नेश का और सूर्य का संबंध हाँ की तरफ बता रहा है। लग्नेश का और जो कार्यभाव है, कार्यभाव कौन सा है हमारा, बुध का द्वितीय भाव, तो वो बुध से भी चंद्रमा पीछे है, यानी चंद्रमा बुध को भी मिलेंगे, चंद्रमा सूर्य को भी मिलेंगे। तो ये दर्शाता है कि जो वस्तु खोई है वो मिल जाएगी और वस्तु अपनी जगह जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगी। हम इस प्रकार से, क्योंकि बहुत से मान लिया कोई रोग का आपसे पूछे तो आप देखिए रोग के कारक, अगर शनि की दृष्टि किसी का रोग का सवाल है
और शनि, क्योंकि 8वें भाव के कारक शनि होते हैं, अगर उनका संबंध लग्न लग्नेश से और होरा से या चंद्रमा से बन जाए तो ये उत्तर है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे चोटिल हो चाहे घायल हो, उसकी आयु में वृद्धि निश्चित है, यानी वो रिकवर कर जाएगा। अगर वहीं पर इसके विपरीत कारक यानी शनि के शत्रु से अगर लग्न लग्नेश का होरा का स्वामी का संबंध बने तो स्थिति संशयात्मक है, यानी सफलता के चांसेस कम हैं। तो जब भी आप कभी सवाल का उत्तर दें तो ये चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। एक ज्योतिषी के लिए सबसे बड़ी दुविधा की बात होती है कि किसी आयु से संबंधित या ऐसी चीज़ों से संबंधित उत्तर को ना में कहना, लेकिन जो ज्योतिष विज्ञान है वो यह बोलता है आप किसी को भ्रमित ना करें, उसको गलत दिशा मत दें। अगर आप नहीं देना चाहते उत्तर तो मना कर दीजिए। जैसे आपको लगता है कि जातक की आयु को खतरा है तो आप यह मत बोलिए कि जातक की मृत्यु हो जाएगी। आप यह कह सकते हैं कि ठीक है, अभी थोड़ा इलाज में समय लगेगा, आप थोड़ा सा समय दीजिए, महीने 2 महीने 4 महीने, जब आपको लगे कि ग्रह की स्थितियाँ सुधरने वाली होंगी उस समय तक का उसको समय दे सकते हैं कि आप इस तक प्रयास करिए। अगर यह समय पार हो गया तो हो सकता है आपको लाभ मिल जाए, क्योंकि आयु और मृत्यु ईश्वर की देन है। तो मृत्यु की भविष्यवाणी तो मैं करने में विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, ये है कि अगर स्थिति संशयात्मक है तो आप इशारा कर सकते हैं जिससे कि जातक को मानसिक कष्ट तो कम से कम ना हो। यही एक ज्योतिष का अभिशाप भी है कि वो अपने वचनों से यदि किसी को आहत करता है, भले वो सत्य बोलकर आहत कर रहा है, तो ये उसके कर्म का एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि आपने कर्म जरूर किया लेकिन कर्म से आपने आहत किया, तो ये कर्म की दिशा को बताता है। तो ऐसे आप समझिए कि क्या आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सही होगा, नकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा, प्रश्न जो पूछा गया वो सही है या गलत है, प्रश्न कब तक फलित होगा उसके बारे में मैं कुंडली बनाऊंगा। कि आप मान लिया पूछा कि आपका सामान कब मिलेगा, तो कब मिलेगा मतलब है सामान्यतः कि जो लग्न उदय हो रहा है प्रश्न कुंडली का, वैसे ही मान लिया अगर चर लगन है तो चर लगन दोबारा जब उदय होगा और चंद्रमा और कारक की या चंद्रमा और लग्नेश की युति हो जाए तो उस समय तक सामान मिल जाएगा। इस तरह से या उस समय तक वो घटना पूर्ण हो जाएगी। तो ये समय का भी आकलन आप प्रश्न कुंडली से कर सकते हैं, उसका उत्तर हाँ या ना में भी दे सकते हैं। तो ये है प्रश्न कुंडली का रहस्य। तो यही आपके कर्मों की दिशा भी बताता है। जैसे एक है, कभी आगे की कड़ियों में जोड़ूंगा, कि किसी जातिका का संतान को लेकर के तलाक की नौबत आ गई थी, लेकिन जब हमने उसकी लग्न कुंडली देखी तो नो डाउट उसमें दिखा रहा था कि यहाँ पर विवाह टूटने के पूरे आसार हैं। लेकिन जब प्रश्न कुंडली बनाई तो उसमें कहीं ना कहीं ये झलक रहा था कि नहीं, संभावना अभी, क्योंकि गुरु का संबंध बन रहा था जो कि पति के कारक हैं, सप्तम भाव शुभ योग में था, तो ये दिखा रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि जो विवाह टूटने के योग थे वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो उसको समय दिया गया कि आप 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी उसको समय बताया गया कि आप उस समय तक इंतज़ार करिए, किसी तरह से इस बात को टालिए, खींच के ले जाइए आगे, आपको सफलता मिलेगी। अब वो सफलता उसको उसके पुत्र संतान के मिलने से ही हो गई, यानी कि जिस चीज़ को लेके तलाक हो रहा था वो जब संतान ही हो गई तो समस्या ही समाप्त हो गई। तो कभी कभी जो प्रश्न जो जन्म कुंडली के योग हैं वो प्रश्न कुंडली में अगर कट रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपने अपने कर्मों की दिशा को बदला है। अगर नकारात्मक है तो आपने अपने कर्मों को नकारात्मक दिशा में ले गए हैं, अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक। तो ये है ज्योतिष में प्रश्न शास्त्र। प्रश्न शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी आप जातक अपना समय नहीं बताएगा, जातक जो भी है अपना जन्म समय ठीक से नहीं जानता है, या घटनाओं का जो उसका आकलन है वो हो सकता है गड़बड़ हो, तो प्रश्न कुंडली इसमें बहुत मददगार होती है। अभी मैंने एक बताया था कि नवमांश कुंडली से जातक का परिचय होना चाहिए, तो आपने जो मैंने बीच में कुंडलियाँ दिखाई हैं उसमें मैं नीचे जातक का परिचय भी दे रहा हूँ कि जातक किस क्षेत्र से कार्यरत है या उसका जन्म लग्न क्या है। तो वो संबंध भी कहीं ना कहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे लगा कि ये प्रश्न जेन्युइन है और मैंने उसके उत्तर दिए। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप अपनी प्रश्न कुंडली से ट्राई कर सकते हैं, या किसी जो आपके साथ जानकार व्यक्ति हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा किस्ता नहीं है। कार्य को देखना है, कार्यस को देखना है, लग्न को देखना है, लग्नेश को देखना है, होरा को देखना है और चंद्रमा को देखना है। इनका लग्न से संबंध अगर आप समझ पाएँ तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।